नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। चर्चा का मुख्य विषय है भारत के 28वें राज्य में एक प्रमुख राज्य उत्तराखंड के बारे में। 9 नवंबर 2000 को अपने संवैधानिक रूप से अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य और इसी के आसपास बने झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य और उसके बाद बने तेलंगाना और उससे पहले बने हिमाचल। आज जहाँ एक तरफ भारत के ये तमाम छोटे राज्य खुशहाली के डगर भर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में घनघोर निराशा और अनेक ऐसी विकट समस्याओं से जकड़ा उत्तराखंड क्यों है। जहां उत्तराखंड में हिमाचल देश के सबसे विकसित और खुशहाल राज्यों में है, कल्याणकारी राज्यों में है, वहीं उत्तराखंड संसाधनों से हिमाचल से बेहतर संपन्न होते हुए भी, प्रतिभा में काफ़ी संपन्न होते हुए भी बदहाली के दंश को क्यों झेल रहा है। इसका मूल कारण क्या है? लोग हमें कहते हैं, रावत जी आपने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। भारत के राज्य गठन के इतिहास में सबसे लंबा धरना किसी राज्य के लिए देश की संसद की चौखट पे हुआ तो उत्तराखंड राज्य के लिए हुआ, और उस धरने का नेतृत्व करने का, सहभागी होने का सौभाग्य मुझे भी मिला। उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चे के नाम पे जो उत्तराखंड के तमाम आंदोलनकारी संगठनों ने, जो उत्तराखंड संचालन समिति के नाम से 16 अगस्त 1994 से आगे बढ़ा था, उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा और उसके बाद उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के नाम पर उत्तराखंड के राज्य गठन की मसाल को निर्णायक मोड़ तक ले जाने का जो ऐतिहासिक काम किया वो उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा ने किया। और हमें धन्यवाद देते हैं परमात्मा को और अपने उन तमाम साथियों को जिन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन के इस सफलता का परचम लहराते हुए इसके राज्य के निर्माण को संवैधानिक मान्यता मिलते हैं कि अनुपम ऐतिहासिक क्षण देखने का हमें सहभागी बनाया। तो इसके साथ लोग ये कहते हैं कि रावत जी कि ये आप लोगों ने इतना संघर्ष किया, सरकारें प्रदेश में बनी, जिस भी राज्य गठन का ऐतिहासिक संघर्ष हुआ, तेलंगाना में संघर्ष करने वाले 87 हैं, दूसरी तरफ झारखंड में संघर्ष करने वाले 87 हैं। केवल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां संघर्ष करने वाले सत्ता से दूर दूर भी नहीं पटक पाए। हाँ, उत्तराखंड राज्य के ध्वजवाहक रहे, प्रणेता रहे। उत्तराखंड क्रांति दल को अवसर जरूर मिला था कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार में सहभागी होने का और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनके पूर्व अध्यक्ष मंत्री पद पर रहे, पर इसके बावजूद एक निर्णायक सत्ता उनके हाथ में नहीं रही। तो सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड में संघर्षशील ताकतें, जो लोग संघर्ष कर रहे थे, लाठी गोली खा रहे थे, जो दमन सह रहे थे, वो जनता का विश्वास अर्जित करने में लोकशाही की इस जंग में सफल क्यों नहीं हुए? सफल किस लिए नहीं हुए, ये विशिष्ट विषय है। इस विषय में हम कभी जाएंगे। आज हमारा मुख्य विषय ये है, कौन है उत्तराखंड की बदहाली का मुख्य कारण। आज जब झारखंड अपने स्वाभिमान और अपने हक हकूकों के साथ आगे बढ़ रहा है, विकास की डगर भर रहा है, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है,
तेलंगाना बढ़ रहा है और हमसे पहले राज्य गठन हुए हिमाचल निरंतर अपने सुशासकों से, अपने शासकों के दम पर देश का खुशहाल राज्य और हिमाचल की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने वाला राज्य बन गया। तो क्या कारण है उत्तराखंड की बदहाली का दंश झेल रहा है? कौन है इसके लिए गुनाहगार? तो इस बातें पे हम आज सबसे पहले इसके मुख्य गुनाहगार कौन है, मुख्य गुनाहगार कौन है? मुख्य गुनाहगार उसे माना जाएगा जो मुख्यमंत्री रहा है, जिसे मुख्यमंत्री का यहाँ 2009 नवंबर 2000 को संघर्षों से दर्जनों हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए। इस राव मुलायम और अन्य पुलिसिया दमन को सहते हुए, विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए और हजारों लोग अपना जीवन को कुर्बान कर चुके हैं इस राज्य के सपने को साकार करने के लिए। मातृशक्ति का बलिदान, युवाओं का बलिदान, छात्रों का बलिदान, कर्मचारियों का बलिदान, पूर्व सैनिकों का बलिदान और आम जनता की सहभागिता, जिसमें साहित्यकार से लेकर पत्रकार से लेकर तमाम लोगों की सहभागिता थी। आखिर उस ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन जिसने केंद्र की तत्कालीन सरकारों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने उत्तर प्रदेश के उस कुशासक मुलायम सिंह से लेकर केंद्र में सत्ता में आसीन नरसिंह राव की सरकार को उससे के जुल्मों को अपनी सीने पर झेलते हुए भारत के इतिहास में लोकशाही का एक मशाल जलाई थी। जिस आंदोलन को कुचलने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखा था, उत्तर प्रदेश और तत्कालीन केंद्र सरकार को बेनकाब किया था। जिस पे मुजफ्फरनगर कांड का, जिस आंदोलन को कुंद करने के लिए मुजफ्फरनगर कांड, खटिमा मसूरी से लेकर श्रीयंत्र टापू जैसे और देहरादून जैसे, नैनीताल, पौड़ी इत्यादि कई इस प्रकार के पुलिस या दमन किए गए, उसके बावजूद हमारी जाबाज जनता ने इन सब को इन जुल्मों को सहते हुए उस मसाल को आगे रखा और जिसका मजबूरन केंद्र सरकार को राज्य गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद जो भी सरकारें आई, तत्कालीन जो भी समीकरण संविधान के अनुसार सत्तासीन हुए, दिल्ली के आला कमान को जिसके पास सत्ता थी, जिनके पास प्रदेश की बागडोर आई, उनका एक संवैधानिक दायित्व बनता था, लोकतांत्रिक दायित्व बनता था, वो उन जन आकांक्षाओं को साकार करे जिसके लिए जनता ने इतनी शहादतें और जुल्म सहे। वो सबसे पहले ये था अपने स्वाभिमान की रक्षा करना। उत्तराखंडियों के स्वाभिमान को जब रोंदने का काम तत्कालीन मुलायम सरकार ने किया, राव सरकार ने किया, तो उत्तराखंड के लोग सड़कों पे आ गए। तो उन्होंने ये कहा कि हमें ये मंडल कमंडल के बाद जो ये पिछड़े आरक्षण के नाम पर जो वहाँ थोपा जा रहा था, उसके खिलाफ एक युवाओं में, छात्रों में आक्रोश आया। तो उस आक्रोश को जब दिशा दी, जब चिंतन किया कि इसका मूल कारण क्या है, इसका मूल कारण है लखनवी मानसिकता के उत्तर प्रदेश के नेता और नौकरशाह पर्वतीय क्षेत्र के, सुदूर पर्वतीय क्षेत्र के विषम भौगोलिक परिस्थिति की, समाज की जन आकांक्षाओं को, उनके सम्मान को नहीं समझते। जब तक हम अलग नहीं होंगे इस प्रदेश से, हिमालय का ये क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से मिला हुआ था, गंगा यमुना का ये क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश पे थोपा गया था, उसको एक अलग प्रांतीय पहचान मिले, उसे अपने भाग्य और निर्माण का अवसर मिले, उसे देश के विकास में भारत की संस्कृति का परचम लहराने के लिए अवसर मिले। ये संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है और उसी अधिकार के
तहत लोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया। उस आंदोलन में जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तब केंद्र के तत्कालीन सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी के आला नेता ने अपने साथी को, यहाँ स्वामी जी को मुख्यमंत्री, ये भी नहीं सोचा कि स्वामी जी उत्तराखंड की जनाकांक्षाओं के साथ न्याय करेंगे, उनकी प्राथमिकता क्या है, उनकी पहचान क्या है। इन तमाम बातों पर वो ईमानदारी से, और उनको ये मार्गदर्शन नहीं दिया है कि जनता की क्या जनाकांक्षाएं थी, उन पर अपना एजेंडा थोपने का काम किया गया। जबकि उत्तराखंड की जनता भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहक रही। उनको पर्वतीय और मैदानी के नाम पर इस प्रकार का क्षेत्रवाद का एक जहर तत्कालीन सरकारों के ध्वजवाहकों के मन में बैठा हुआ था, उन्होंने वो नचला उत्तराखंड की जनता पे गिराया। तो उत्तराखंड की जनता पे तो जनाकांक्षाएं थी कि उत्तराखंड का पीढ़ी दर पीढ़ी का पलायन का दंश से मुक्त हो। वहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में जो पनिशमेंट के नाम पर उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों को भेजा जाता था, वो दंश से मुक्त होकर पर्वतीय क्षेत्र के भू का हितों के रक्षा करते हुए, वहाँ का सम्मान करते हुए, वहाँ की जन आकांक्षा को साकार करने के लिए राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए चंद्र सिंह गढ़वाली आज़ादी के आंदोलन के पेशावर कांड के महानायक, उनके एक सपना था। उत्तराखंड क्रांति दल ने उस सपने को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मुलायम की उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उस पर रायशुमारी करके एक समिति बनाकर, उस समिति ने राज्य की अधिकांश लोगों की जनमत का प्रतीक बताते हुए गैरसैंण को चिन्हित किया। परंतु क्षुद्र मानसिकता के राजनीतिक दलों जो सत्तासीन हुए, उन्होंने अपनी एजेंडे को थोपने का कोशिश किया। लखनऊ मानसिकता से ग्रसित नेता और नौकरशाहों ने, उनके आका दिल्ली में बैठे हुए आकाओं ने जन आकांक्षाओं को निरादर करते हुए देहरादून में गैरसैंण में राजधानी बनाने का सपने को कुंद करते हुए देहरादून में डेरा जमा दिया। पंचसारा संस्कृति की मोह में, वहाँ के अयासियों की मोह में उन्होंने उत्तराखंड के भविष्य पर ग्रहण लगाने का काम कर दिया। वहाँ पे जबरन विधानसभाएं संचालित की गई। जब जनता का आक्रोश आया तो गैरसैंण में विधानसभा भवन बना, बड़ा ज़बरदस्त बना। उसके बावजूद भी, सारे सत्र होने के बावजूद भी उत्तराखंड के तमाम, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हो या कांग्रेस की सरकारें नहीं हो या उनके आला कमान रहे हों, जो ये कहते रहे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे देश में, पर लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे उत्तराखंड के लोगों को अदद एक राजधानी गैरसैंण में वहाँ घोषित करने का साहस नहीं आया। इस प्रकार के निर्लज जनप्रति रहे कि वो कहते हैं कि हमें गैरसैंण में जाने पे हमें ठंड लग रही है। हमारे सैनिक भारत की रक्षा करने के लिए सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख के लेकर रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक देश की सुरक्षा में रात दिन एक करे होते हैं, परंतु निर्लज जनप्रतिनिधि गैरसैंण में जाने को, जिन्होंने जनता की सेवा करने का कसम खा रखी है, अगर ऐसे सेवक प्रदेश और देश में रहे तो देश का बंठा धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब जन आकांक्षाओं को रोकने के लिए देहरादून की मानसिकता से ग्रसित नेता और नौकरशाहों ने जन आकांक्षाओं को रोकने का काम किया, उत्तराखंड में एक बदहाली का आलम छा गया। वहाँ पे भू कानून, जनता ने पहले मांग की थी कि हिमाचल की तरह भू कानून बनना चाहिए, जनता ने मांग की थी मूल निवास बनना चाहिए। नेताओं की उदासीनता से, उत्तराखंड के लोगों से प्रति दुराग्रह के कारण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आला नेतृत्व और उनके मुख्यमंत्री इतने लोलूप और दिशाहीन रहे, उन्होंने कभी जनता की इस मांग को आवाज़ देने का काम नहीं किया। जितने विधायक और सांसद बने, उनमें इतना साहस नहीं हुआ वो आला कमान को ये बता सके कि यहाँ पे क्या चाहिए, जनता की मांग क्या है। वो ये न कह के एक संयुक्त
संगठन बनाकर प्रधानमंत्री के पास नहीं गए, नरेंद्र मोदी जी के पास, कि मोदी जी हमें स्मार्ट सिटी नहीं, हमें राजधानी गैरसैंण चाहिए। कौन कहता? सब अपने पदों में, हमें अपने मंत्री पद चाहिए, हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें प्रदेश अध्यक्ष बनना है। पर आपने सेवा करने का, आप जितने भी बनेंगे सेवा करने के लिए उत्तराखंड की जनता के लिए बने थे, वो करने के लिए तैयार नहीं है, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। कैसे निर्लज इन पार्टियों के पदाधिकारी और प्रांत के प्रभारी हैं, संगठन महामंत्री हैं, उनको इस जनता के वो नहीं, वो अपना एजेंडा थोपने के लिए तैयार है। जो दिशाहीन, जिनका खुद का चरित्र तक ठीक नहीं है, कि किस प्रकार अगर चरित्र ठीक रहता, अंकिता भंडारी प्रकरण पर इतना प्रकार बदहाली का काम हुआ, उस गुनाहगार को छुपाने का काम नहीं करते, उस गुनाहगार की सीबीआई जांच रोकने का काम नहीं करते, उस गुनाहगार को दंडित करके उनकी संपत्ति को जब्त करने का काम करते, परंतु नहीं किया। दलीय निष्ठाएं हैं, राष्ट्र और जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अपनी जवाबदेही उनकी कुछ नहीं है। तो ये जो हुआ कि दिल्ली के आकाओं की दिशाहीनता, पदलोलुपता और अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति के कारण उत्तराखंड बदहाली, और उनके द्वारा पदलोलुप और दिशाहीन मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड में थोपे गए, जो इसके कारण उत्तराखंड आज बदहाली के चक्कर में। उत्तराखंड की स्थिति ये है, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन मुख्य जल और जंगल और जमीन है, इन पर कुंडली मार के वहाँ पे टीरी बांध बना है, वहाँ से कितनी बिजली उत्तराखंड, उसका क्या राजस्व आता है? उत्तर प्रदेश का हक हकूक का केंद्र बना हुआ है, या नौकरशाहों या मंत्रियों की उत्तराखंड के हित के लिए क्या काम आ रहे हैं? इतनी जल परियोजनाएं बन रही है। आप हिमाचल में नारा लगा रहे थे, आप कर्नाटक में नारा लगा रहे थे कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे। उत्तराखंड की धरती पूरे भारत को इतनी नदियां देती है, जल देता है, 60% से अधिक यहाँ वन आच्छादित प्रदेश है, पर्यावरण की रक्षा करता है। हिमालय, वहां तुमके लोगों को बिजली, ईंधन, पानी तक निःशुल्क नहीं दे सकते। वो रक्षक हैं इस पर्यावरण के। संसार में, भारत में जितने भी राज्य हैं, उनके संसाधनों की रॉयल्टी उनको मिलती है। झारखंड का हो या तेलंगाना का हो, उनके संसाधनों का, हक हकूकों का लाभ प्रदेश को मिलता है। लेकिन उत्तराखंड के संसाधनों का, हमारे यहाँ अभ्यारण्य बना देगी, बाघ और जंगली जानवरों को ये मध्य प्रदेश से लेकर, दिल्ली से लेकर, छत्तीसगढ़ से लेकर वहाँ छोड़ दिया गया। क्या है वो? सराय है। उत्तराखंड की ऐसी निर्लज सरकारें रही, कोई आपत्ति तक नहीं कर पाई और वहाँ छोड़ गई। तुमने एक कानून तक नहीं बनाया। तुम्हारे जंगली जानवर, तुम्हारे अगर बहुत अच्छा है, हम तो सारे जीव जंतुओं को जियो और जीने दे पर विश्वास करते हैं। वनों की रक्षा, जब से वन विभाग बने तब से जंगलों का और आम लोगों के हक हकूकों पर वो किया, तब से जंगलों का तबाह हो गया। पर्यावरण बचाने के नाम में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन हकीकत है गाँवों को जो सैकड़ों सालों से इन पर्यावरण की रक्षा करते थे, उन लोगों के हक हकूकों पे डाका डाला गया। आखिर कौन करेगा प्रदेश की रक्षा? आपके जंगली जानवर, हिंसक पशु जो आप पालते हैं, जो आपने रखा है, वो हमारी बस्तियों में आके हम पे हमला करता है, उसका मुआवजा तक देने के लिए तैयार नहीं है। आप एक नीति तक नहीं बनाएंगे। आप गांव वालों की सहभागिता तैयार नहीं कर। आपने एनजीओ का एक विशाल ऐसा नेटवर्क फैला दिया, ऐसे निखट्टे नौकरशाह जिन्होंने अपने सेवा काल की तरह उत्तराखंड का कुछ काम नहीं किया, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद फिर वहाँ पे किसी आयोगों में अध्यक्ष, किसी उसमें अध्यक्ष, ये रैन बसेरा बना है। रोजगार के नाम पे ये था कि बेरोजगारों को वहाँ पे, उत्तराखंड के बेरोजगारों को वहाँ रोजगार मिलता, पर बेरोजगारों को रोजगार देने के बाद आपने ऐसे एजेंसियों को सौंप दिया जो बाहरी लोगों को, एम्स में
ऋषिकेश में 700 के 700 राजस्थान से भरे गए। अरे कैसी निर्लज्जता! आपके मुख्यमंत्री ऐसे रोजगार कार्यालयों में लोगों की लाइनें लगी हुई है, सालों से दर्ज हैं। आपके विधानसभा अध्यक्ष बंदर बांट कर हैं, मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री, इनके कार्यकालों में ऐसे अंधेरगर्दी हुई, अपने प्यादों को आसीन करके नौकरियां दे दी गई, उसकी जांच नहीं की, केवल एक पीछे हल्का किसी को वो करके और लोगों की आंखों में धूल होंगी। रोजगार के नाम पर नियुक्तियां जब दी जाती है उसका ही इस प्रकार से उसके पेपर ही आउट कर दिए जाते हैं, जब खुद ही इस प्रकार के लोगों को आप वहां के चयन आयोग के वो बनाए जाते हैं जो खुद ही अब जेलों में बंद है। ऐसे कर्मचारी, ऐसे दिशाहीन लोग जब नींव ही गलत रख दी, देहरादून मानसिकता की नींव, उससे क्या हुआ? पूरे उत्तराखंड में पलायन, पर्वतीय क्षेत्र जिन्होंने राज्य की मांग की थी, संघर्ष किया था, दंश सहा था पुलिस प्रशासन का, वहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, शासन सब जब इनसे वो हो गए तो लोग देहरादून और शहरी जगह पर अपने बच्चों को रोजगार और पढ़ाई और चिकित्सा इत्यादि के लिए उधर को जाने बैठ गए। आज हमारे हिमालयी क्षेत्र खाली हो गया, जो हमारा सुरक्षा का बस था। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दिया देहरादून मानसिकता के लोगों ने, ये राजधानी गैरसैंण न बनाने वाले लोगों ने, भू कानून लागू न करने वाले लोगों ने, मूल निवास लागू न करने वाले लोगों ने। अगर गैरसैंण राजधानी बनाई होती, मूल निवास और भू कानून लागू होता, आज हल्द्वानी जैसे प्रकरण नहीं होते, आज देहरादून में जैसे प्रकरण नहीं होते, आज आए दिन वहाँ जिस प्रकार से मजारों का एक जाल बिछ रहा है वो नहीं होता। ये घुसपैठे कौन ला रहा है? अनियंत्रित। अरे अब तो विधानसभा में जाने वाले इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जो जहाँ से आए उत्तराखंड एक सराय बना दिया। आपकी इस प्रकार से अंधेरगर्दी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के न्यायालय किस प्रकार की स्थिति है, कौन देखेगा इसमें? लोकशाही के नाम पर इस प्रकार से घिनौना कृत्य उत्तराखंड में हो रहा है। तमाम भ्रष्ट से भ्रष्ट नौकरशाह और भ्रष्ट और अपराधी, आतंकी उत्तराखंड में शरण लेने। कोई कहीं जाएगा तो कहीं भी कांड करेगा, उत्तराखंड में छुपना चाहे, ऐसा है क्या? यहाँ इतना बड़ा तो कोई सुनने वाला नहीं। इसका मूल कारण क्या है कि मुख्यमंत्री दिशाहीन रहे, पदलोलूप रहे, उनकी प्राथमिकता नहीं रही, और दिल्ली का आला कमान तो गुनाहगार रहा, जिन्होंने तिवारी जैसे और इस प्रकार के दिशाहीन मुख्यमंत्रियों को वहां थोपा, जिन्होंने कहा उत्तराखंड मेरी लाश में बनेगा। आज शक्य तो जनादेश विधानसभा में लोग कह रहे हैं ये विधानसभा में जाना योग्य ना, आप मुख्यमंत्री बना दे रहे हो। मोदी जी किस प्रकार की डबल इंजन की सरकार। एक त्रिवेंद्र रावत आए थे, थोप दिया गैरसैंण में। ये देहरादून के मोह में इतने ग्रसित थे। मेरे से उनकी वार्तालाप हुई, अजय भट्ट जो इस समय ये रक्षा राज्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री थे उस समय त्रिवेंद्र रावत, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे अजय भट्ट। झड़प कर रहे हैं कि नहीं जी ये, अरे हमने कहा ये राज्य किसी तुमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया गया, ये राज्य किया उत्तराखंड की जनता ने अपनी जन आकांक्षाओं और स्वाभिमान की रक्षा के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं। तो आलाकमान राजनीतिक दल इतने निखटू हैं, वो अपने ही घेरा कुंडली मारे बैठे हैं, उसका जनता तक, जनता के दर्दों को समझने के काबिल नहीं। और तीसरा हो गया आंदोलनकारी संगठन। आंदोलनकारी संगठन ये नहीं जान रहे हैं कि गैरसैंण राजधानी के बिना
भू कानून को लागू किए। कभी 2 दिन हुए कि आप गैरसैंण पे बोलेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे, आप कहेंगे भू कानून को लाओ, उसके बाद आप भूल जाएंगे, आप कहेंगे कि मूल निवास को लाओ, उसके बाद आप भूल जाएंगे, आप कहेंगे कि ये जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसम। हम चिल्लाते रहे, गोष्ठियाँ करते रहे। यहाँ पे संसद के समीप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारतीय जनता पार्टी के शेषाद्रिचार्य प्रभारी थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के से लेकर तमाम नेता वहाँ आए थे, कांग्रेस के थे। हमने कहा वहाँ पे गैरसैंण से लेकर ये भू कानून से लेकर मूल निवास से लेकर और जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमा और रोजगार के लिए, तो ये किस प्रकार का आडंबर है। तो दिशाहीन, अगर ये लागू किया जाता तो आज हल्द्वानी प्रकरण नहीं होता, आज देहरादून में इस प्रकार के घुसपैठियों नहीं होते, अनियंत्रित जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत जनसंख्या बढ़ाई जा रही है पूरे जनपदों में, ये वो सहज नहीं है, ये षड्यंत्र के तहत है। बंदर बांट अंधेर गर्दी चौपट राजा, तो ये कौन है? आखिर झारखंड वालों ने जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन रुकवा दिया। उत्तराखंड में खंडूड़ी जैसे, तिवारी जैसे नेता थे उस समय, उन्होंने रुकाने की कोशिश नहीं की, उन्हें मालूम ही नहीं। तिवारी तो जानबूझ के कर रहा था, उत्तराखंड को जो कह रहा था लाश बना दूंगा, लाश मेरी लाश पे बनेगा की जगह उन्होंने उत्तराखंड को लाश बना दिया, पथभ्रष्ट कर दिया। नौकरशाह से लेकर राजनीतिक नेतृत्व को पथभ्रष्ट कर दिया। जो कहते हैं विकास किया, वो विकास की जड़ों में विनाश का मट्ठा डाला। हमने खुद कहा था तिवारी जी से, तिवारी जी धन्यवाद, कांग्रेस ने नाम बदल दिया, एक काम कर दिए, राजधानी गैरसैंण बना दीजिए उत्तराखंड निवास में। तो उन्होंने मुझे कहा, क्या कहा, एकदम तिल मिला गए, कैसे बनेगा गैरसैंण राजधानी? जब मैंने सारे कार्यालय देहरादून, तो मैंने कहा क्यों बनाया है राजधानी चयन आयोग? ये दीक्षित, ये जो आयोग बिठा रखा आपने, करोड़ों रुपये उत्तराखंड के लगा रहा है, ये क्यों कर रहे हैं? भंग करो उसे। जब जनता इतने स्वाभिमानी होगी वो बना लेंगे अपने हक को। तो उत्तराखंड के सामाजिक संगठन इसके लिए गुनाहगार हैं, आंदोलनकारी संगठन, उनको समझना होगा, दिशा होनी चाहिए। केवल हमें पेंशन दो, हमें आरक्षण दो, हमें ये दो, ये नहीं चलेगा। सबसे पहले ये होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य गठन की जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए हमें संघर्ष, हमें तो ये दिशा ही नहीं मालूम। उन्हें ये भूल गए, गैरसैंण भूल गए, भू कानून भूल गए, मूल निवास भूल गए, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन भूल गए, सुशासन तो बहुत दूर की बात है। पार्टियां हमारी सेवक है, लोग आरोप लगाते हैं, कई शिकायत भी करते हैं। रावत जी आपके तो सारे मुख्यमंत्री मित्र रहे, हमने कहा वो मित्र रहे, संपर्क रहे, वो जनता के सेवक हैं। उत्तराखंड के भाग्य का निर्माण करने का दायित्व तो उनके पास है, उनको जाके हम अपनी बात कहने का हमारा दायित्व भी हमारा है, क्योंकि 5 साल में जो वो जितने कार्यकाल के लिए रहेंगे वही सत्ता को दिशा दे सकते हैं। हम उनसे झगड़ा करेंगे, हमने किया झगड़ा सबसे, हमारा संघर्ष का धामी हमारे अच्छे मित्र हैं, पर मित्रता उत्तराखंड के हितों पर नहीं। वो बहुत नाखुश हैं कि देव सिंह मेरे खिलाफ इतना बोल, हमने कहा तुम्हारे खिलाफ नहीं, उत्तराखंड के हकों, कितने लोग हमारे शहीद हुए, लोगों की आशाएं पीढ़ी दर पीढ़ी का पलायन का दंश, आप लोग तो अपने इतना संपन्न हो चुके हैं, मुख्यमंत्री बन गए, आगे भी बनेंगे, सबसे बड़े दल के हैं, परंतु उत्तराखंड का क्या होगा? उत्तराखंड की बदहाली को कैसे स्वीकार करेंगे? उस सपने को साकार कैसे करेंगे? बाबा मोहन उत्तराखंड के बलिदान को कौन भुला सकता है? इंद्रमणि बडोनी जैसे, कौशल्या डबराल जैसे, हमें मालूम है संघर्ष में किस प्रकार से
प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर 7 जहां आजकल मोदी जी रहते हैं, उसके अंदर किस प्रकार से महिलाओं के साथ कमला पंत, कौशल्या डबराल, ये उषा नेगी, बहुगुणा, कमला कंडारी, ये तमाम तो इस चीज को कितने जज्बे थे लोगों में, लोगों ने अपनी नौकरी तक छोड़ी, सैकड़ों लोगों ने अपना वो किया। पर कुछ लोग कह रहे थे गैरसैंण में लोगों ने जमीनें ले ली। किसने ले ली जमीन? किसने दिलाई? ये अभी जो प्रतिबंध खुलाया वो किसने खुलाया? भारतीय जनता पार्टी ने खुलाया। वहां पर प्रतिबंध लगा दिया था। खरीद भी लिया तो सरकार एक्वायर कर सकती है सारी जमीन को। देहरादून में तो सारे बेच रहे हैं ना, ये भी नहीं देख रहे हैं कि कौन कहाँ का है, क्या है, बेचे जा रहे हैं। सारी जमीन बेच दी और कब्जा करने वाले अलग कब्जा कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो भ्रष्टाचार, जिसकी नीयत साफ ना हो, संगठन कितना भी बड़ा हो, जितने सामाजिक संगठन है, इतने सामाजिक संगठन है, ये कवि सम्मेलन हो रहा है, ये फिल्में बन रही है, ये गीत गाने हो रहे हैं, सांस्कृतिक समारोह हो रहा है, संस्कृति बचानी है। अरे भैया, आप अपने हक हकूकों को नहीं बचाओगे जब आप अपने बद्रीनाथ के आसपास से लेकर आपके ये तीर्थस्थल ही नहीं रहेंगे, आपके घर, ये जमीन, ये सारे कब्जा कर दिए जाएंगे, आप वहां से खदेड़ दिए जाएंगे, उत्तराखंड से भी कश्मीरी लोगों की तरह। जिस प्रकार से बंगाल के लोग आज परेशान हैं, जिस प्रकार से असम में इस प्रकार से घुसपैठ की गई थी, अब तो असम का सौभाग्य है कि वहां पे अच्छे मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश का बड़ा सौभाग्य रहा, वहां अच्छे मुख्यमंत्री, परंतु उत्तराखंड का इतना दुर्भाग्य रहा कि इतने दिशाहीन मुख्यमंत्री जो केवल अपने पद के लिए जिए, उत्तराखंड के लिए एक पल भी जीने का जिनमें साहस होता तो नक्शा ही बदल जाता। किसी को इतना कहने का हक वो नहीं मिला, उत्तराखंड के जल संसाधनों का हक हमें दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और सामाजिक संगठन, इन नेताओं को तो माला चलाओ पर उनको जनहित की बात कहो। जितने कौथिक मेले होते हैं वहाँ से उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए एक शब्द नहीं निकलता है। आपने कभी सुना राजधानी गैरसैंण के लिए कोई बात करे? बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर सभी शहीदों के ये सपने थे। आपने सुना भू कानून के लिए आवाज़ उठा रहे उन नेताओं से एक शब्द कहा है? दिशाहीन है, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना, संस्कृति का पता नहीं। और अधिकांश लोग ये कहो, आप मिल कर बहुत बधाई के पात्र, संगठन मजबूत हो। बिना दिशाहीनता के कारण संगठन भी बड़ा से बड़ा संगठन काम नहीं करता। और दिशावान होने के बाद भी अगर संगठन न हो तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। संगठन बनाना बहुत अच्छी बात है। आपने आयोजन कर दिया, संस्कृति नाम बहुत अच्छा, पर लोगों को दिशा दीजिए। हमारा केवल एक करबद्ध निवेदन है सारे सामाजिक संगठनों से कि ये नेताओं के केवल गले में माला मत डालो, उन्हें उनका दायित्व भी सिखाओ। जी हम यहाँ के हैं, हम वहाँ के हैं, हमें इतने किलोमीटर जाना पड़ेगा, गैरसैंण दूर हो गया जी, हमें तो देहरादून नज़दीक पड़ता है, ये नहीं होता। कभी बाबा मोहन उत्तराखंडी ने नहीं सोचा, कभी इंद्रमणि बडोनी जी ने नहीं किया, कभी कौशल्या डबराल ने नहीं किया मैं देहरादून में हूँ, देहरादून से ही क्यों। ये तमाम लोग